Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself, रूपक मजुमदार. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन. एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 15 दिसंबर का जो करंट अफेयर जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक डिटेल एनालिसिस. नाउ अगर आप इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org फॉर आवर डेली एमसीक्यू एंड विश्लेषण. आप जुड़ सकते हो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जिनका हैंडल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर. अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप अवेल कर सकते हो हमारा फाउंडेशन कोर्स जो आपको मिल जाएगा बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में इन ऑल आर रनिंग सेंटर्स एट न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हमको अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे आप अपने होम स्टेट में अभी डायरेक्टली अवेल कर सकते हो. हमारा एक सेंटर करंटली वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है तो आप डायरेक्टली अपने होम स्टेट में रहकर कर सकते हो अपना प्रिपरेशन. नाउ आपको मैं बता देता हूँ इंस्पिरेशन आईएएस आपके लिए लेकर आता है अलॉन्ग विद जीएस क्लासेस, सैटेलाइट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट आपको ऑप्शनल क्लासेस मिल जाएंगे फॉर पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिल जाते हैं ऑप्शनल क्लासेस फॉर सोशोलॉजी, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी. अगर आपको डिटेल जानना है तो दिए गए फोन नंबर पर कर सकते हो आप कॉन्टैक्ट. नाउ आज के करंट अफेयर एनालिसिस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास देखिए अभी आप देख सकते हो जो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, पार्लियामेंट पासेस बिल to extend CBI directors tenure up to a maximum of 5 years. बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर जो CBI डायरेक्टर है जो CBI को लीड करते हैं जो हेड है उनका टेन्योर 5 साल तक बढ़ाया गया है. एक्चुअली 5 साल में फ्रीज किया गया है उनका टेन्योर. बेसिकली ये हुआ क्या है देखिए नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए थे एंड बेसिकली इनका जो मुद्दा था इट वाज टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग 2 इयर्स टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स. आपको पता होगा करंटली जो सीबीआई डायरेक्टर एंड जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो हेड डायरेक्टर है ये अपना टेन्योर एंजॉय करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर विच में बी एक्सटेंडेबल. नाउ यहाँ पर इस टेन्योर को कहा गया है कि 5 साल तक आप मैक्सिमम इसको एक्सटेंड कर सकते हो. मतलब आफ्टर 2 ईयर 3 एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल है 1 ईयर एट अ टाइम. तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो एक्सटेंशन है वो 1 ईयर एट अ टाइम होगा एंड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स. दैट मीन्स टोटल हो जाएंगे आपके 2 साल प्लस 3 इट मीन्स 5 ईयर्स. नाउ अमेंडमेंट क्या है देखिए जो अमेंडमेंट है बेसिकली ये किसको अमेंड कर रहे हैं जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है. क्योंकि आपको पता होगा जो सीबीआई है ये डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 यहाँ से अपना पावर डिराइव करते हैं. सो बेसिकली जो डीएसपी एक्ट है इसी को अमेंड किया गया था. इसको अमेंड करने के लिए जो रिकमेंडेशन है एक कमेटी के द्वारा आया था एंड दैट कमिटी वॉज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विद लोग जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि द अमेंडमेंट इन डीएसपीई एक्ट प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर्स होल्ड ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 एक्सटेंशन. सो जो कमिटी है ये रेकमेंड करेंगे अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ तो एंड एक्सटेंशन जो होगा 1 ईयर एट अ टाइम आपको 3 एक्सटेंशंस मिलेंगे. अमेंडमेंट इन सीबीसी एक्ट प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होल्ड ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट on recommendation of committee which will be headed by CVC chief revenue and home secretaries and for reason to be recorded in writing be extended 1 year at a time for a maximum of 3 year extension. So basically क्या कह रहे हैं 2 एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है. एक तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड सीबीसी एक्ट एंड बेसिकली यहाँ पे कमिटी होंगे वो रेकमेंड करेंगे अगर एक्सटेंड करना है इनका टेन्योर तो. एंड एक्सटेंशन कैसा होगा 1 ईयर एट अ टाइम मैक्सिमम ऑफ 3 एक्सटेंशंस. इट मींस दे कैन एंजॉय अ टोटल ऑफ 5 ईयर टेन्योर.
सीबीसी के बारे में, सीबीआई के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सीबीआई जो है बेसिकली ये प्राइम चीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे कंट्री में, एक एलिट क्लास की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है आपको पता होगा, डेफिनेट सी बात है, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अंडर में, बाय द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। एंड बेसिकली इसका पर्पस क्या था, टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट। जितने सारे वॉर रिलेटेड आर्म्स एम्यूनेशंस प्रोक्योरमेंट हो रहे थे, उनमें अगर कोई ब्राइब्स या ऐसा कुछ एलिगेशंस है तो उसको बेसिकली एड्रेस करने के लिए एक विंग बनाया गया था अंडर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन 1941। आपको पता होगा दैट इज ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर टू। अब फॉर्मलाइज इसको किया गया एज अ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इन 1946 एज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर डीलिंग केसेस विद करप्शन। एंड लेटर ऑन आपको पता होगा सीबीआई जो है एक एजेंसी बनाया गया, डेडिकेटेड एजेंसी फॉर डीलिंग विद करप्शन केसेस। एंड सीबीआई जो है इट डिराइव्स नाउअडेज, अभी करंट जो फॉर्म है, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई को 63 में सेटअप किया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एंड वो आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। तो इसका मतलब है सीबीआई जो है ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेचुटरी बॉडी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। इट डील्स विद केसेस लाइक एंटी करप्शन केसेस, स्पेशल क्राइम्स, जैसे आपका हवाला ट्रांजैक्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। वैसे तो इन सबको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो हैंडल करते हैं, बट सीबीआई जो है ये भी इन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। किडनैपिंग या रैंसम जो केसेस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड अदर केसेस सुओ मोटो इन यूटी। मतलब क्या, देखिए बाकी सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस भी सीबीआई जो है ये हैंडल कर सकते हैं सुओ मोटो बेसिस पे, ओनली इन यूनियन टेरिटरीज। मतलब क्या स्टेट में सीबीआई काम नहीं करेगा? डेफिनेटली स्टेट में भी सीबीआई काम कर सकते हैं, बट विथ प्रायर अप्रूवल, ऑथराइजेशन जो है वो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा एंड विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देंगे, ऑथराइजेशन मिलेगा सेंटर से, तभी जाके सीबीआई जो है वो किसी स्टेट में अपना ऑपरेशंस चला पाएंगे। अदरवाइज अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करते हैं सीबीआई को, तो वो एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पे जगह पे विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट जाके ये ऑपरेट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन चला सकते हैं। सो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से, कि जो सीबीआई है सबसे पहले तो इसको ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया। इट मींस ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है, सिंस इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम सेपरेट एक्ट जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ओरिजिनली इट वाज डिजाइन्ड टू डील विद एंटी करप्शन केसेस, बट देन लेटर ऑन जो स्फेयर है, इनका जो वर्क है, इनको बढ़ाया गया है एंड बेसिकली इट स्टार्टेड टू डील विद अदर स्पेशल क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड बाकी सारे जो क्राइम्स है उनसे भी डील करने लगे। ये सुओ मोटो ऑपरेशन चला सकते हैं ओनली यूटीज पे। अगर स्टेट में इनको काम करना है तो सेंटर का ऑथराइजेशन चाहिए होगा एंड सेंटर को इसके लिए स्टेट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली कंसेंट लेना पड़ेगा, नॉट परमिशन, कंसेंट लेना पड़ेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो वो सीबीआई को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जाइए, आप अपना इन्वेस्टिगेशन चलाइए एंड इसके लिए आपको जो स्टेट इनका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो सीबीआई है इट असिस्ट सीबीसी एंड लोकपाल इन डीलिंग द केसेस ऑफ क्राइम, जो करप्शन केसेस है इनको डील करने में असिस्ट भी करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगेन एक डेडिकेटेड एजेंसी है जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, फॉरेन करेंसी रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, इन सब केसेस को लेकर डील करते हैं। सो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका जो मेन मैंडेट है विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ टू स्पेशल फिस्कल लॉज। कौन से फिस्कल लॉज? एक तो हो गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99, जो फेमा एंड पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करते हैं। ओरिजिनली इसको 1956 में डिजाइन किया गया था एज अ एनफोर्समेंट यूनिट, बट लेटर ऑन इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया इन 1957। सो एक डेडिकेटेड एजेंसी फॉर डीलिंग केसेस विद फॉरेन करेंसी रिलेटेड जो इश्यूज हो गए, फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए,
जो फेमा के अंडर में आता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन जो पीएमएलए के अंडर में आते हैं, उन सबको डील करता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस न्यूज़। आपको यहाँ से डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल सकता है। आपको मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो सीबीसी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सीबीसी जो है क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सीबीसी जो है क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या इसको किसी एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया है? सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट न्यूज है, माल्टा लीगलाइजेस कैनबिस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अब देखिए, कैनबिस से रिलेटेड कई सारे ऐसा न्यूज़ सामने आते रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कुछ कंट्रीज में ऐसे डिमांड्स आते हैं कभी कभी कि जो कैनबिस है इनको लीगलाइज कर देना चाहिए फॉर पब्लिक कंजम्पशन, एंड कुछ कंट्रीज है जो अपोज भी करते हैं। सो ये रेगुलरली न्यूज़ में आता है। एंड मोर ओवर कैनबिस जो है ये हमेशा से एक चर्चे का विषय रहा है। रीजन क्या है? देखिए, यस डेफिनेटली ये एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है। ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें अफेक्ट करता है एक तरफ, दूसरी तरफ इसमें कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट कुछ ऑथर्स जो है, कुछ रिसर्चर्स जो ये क्लेम करते हैं कि कैंसर जो कैनबिस है इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी रहता है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी रहता है। सो इसी के चलते कैनबिस जो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है ना। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए माल्टा जो एक कंट्री है, कहाँ पे ये कंट्री लोकेटेड है मैं आपके लिए जूम इन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो माल्टा जो है आपको मिल जाएगा सदर्न यूरोप में। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इट इज़ अ आइलैंड कंट्री बेसिकली मेडिटेरेनियन रीजन में, एंड ये पार्ट होता है। आप सोचेंगे क्या ये अफ्रीका का पार्ट है? देखिए, ये अफ्रीका का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपको मिल जाएगा सदर्न यूरोप में। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आइलैंड कंट्री माल्टा। इट इज़ नोन एज रिपब्लिक ऑफ माल्टा। देखिए बेसिकली ये एक आइलैंड कंट्री है जो सदर्न यूरोप में आता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये अफ्रीका में अफ्रीका का कोई कंट्री होगा जो आइलैंड कंट्री है, नहीं। देखिए ये यूरोप का एक कंट्री है। इंडिपेंडेंस मिला था इनको 1964 में। ऑफ कोर्स यूके के अंडर में थे, आपको पता होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके अंडर में था। एंड फिर 74 में इनको रिपब्लिक जो कंट्री है इसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका कैपिटल जो है वलेटा, इनका करेंसी है यूरो। ऑफ कोर्स ये एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो इनका करेंसी भी हो गया यूरो। एरिया कितना है? बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, ओनली अराउंड 316 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। पॉपुलेशन कितने हैं? लगभग 5 लाख के आसपास, जो 2019 का एस्टिमेशन है 5 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा। इनका जो एथनिसिटी है 79% जो है वो माल्तीज़ है, एंड 21% जो है नॉन माल्तीज़ है। रिलीजन ये क्या फॉलो करते हैं? देखिए इनका 90% क्रिश्चियंस है, और उनमें भी जो 83% है आउट ऑफ दिस 90% ये रोमन कैथोलिक जो फेथ है उसको फॉलो करते हैं। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको ये याद नहीं रखना है, बट देन यस ओवरऑल आपको पता होना चाहिए माल्टा इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरो जो करेंसी है इनका मेन करेंसी यूरो है, कैपिटल वलेटा है, एंड बेसिकली ये एक रिपब्लिक है ना। ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है टू डू सो, मतलब पहला यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने जो कैनबिस है इनको लीगलाइज कर दिया था। बेसिकली क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे एक इन्होंने एक्ट पास किया है जिसके चलते इन्होंने कहा कि जो 18 ईयर्स के अबव एज ग्रुप वाले होंगे वो अप टू 7 ग्राम ऑफ कैनबिस ये होल्ड कर सकते हैं, एंड मोर ओवर अपने घर में पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये अप टू 4 कैनबिस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। जो 18 ईयर्स प्लस होंगे, मतलब जो लीगली जो एडल्ट होंगे, उनको अलाउ किया गया है कि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए अप टू 7 ग्राम ऑफ कैनबिस रख सकते हो, एंड अपने घर में अप टू 4 कैनबिस प्लांट आप लगा सकते हो। नाउ कंजम्पशन ऑफ कैनबिस इन पब्लिक इज स्टिल इलीगल एंड पनिशेबल बाय 235 यूरो। ओके, यहाँ पे क्या है, आप कैनबिस कंज्यूम कर सकते हो बट आपको पब्लिक में नहीं करना है। अगर आप पब्लिक में करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको एक पेनल्टी लगेगा 235 यूरो का, जो उतना कुछ ज़्यादा अमाउंट है नहीं कंसिडरिंग दी जो सिचुएशन है जो पब्लिक में कैनबिस का। यस, इन सम कंट्रीज इट इज़ जैसे कि इंडिया में हो गया, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो उस हिसाब से देखिए तो ये एक छोटा सा पेनल प्रोविजन यहाँ पे रखते हैं। फर्दरमोर, consuming cannabis in front of a child either in public or at home would attract a penalty of 300 euros and 500 euros। अगर आप पब्लिक में
या अपने घर में अगर किसी बच्चे के सामने अगर आप कैनबिस कंज्यूम कर रहे हो तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा 300 से 500 यूरो तक। सो ये है इस बेसिकली जो जो बिल है ये कहता है। ना ये जो लॉ है इट फर्दर प्रोवाइड्स इजियर पेनल्टीज फॉर पीपल फाउंड विथ लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग। अगर मान लीजिए आपके पास 7 ग्राम से ज़्यादा ड्रग हुआ तो आपका जो पेनल्टी होगा वो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर अप टू 28 ग्राम कैनबिस आपके पास है फॉर पर्सनल यूज, देन आपको बेसिकली एक ट्रिब्यूनल के पास ले जाया जाएगा रादर देन कोर्ट, एंड आपको बस 100 यूरो का फाइन लगेगा। सो आप देख सकते हो काफी लिबरल पेनल्टी रखा गया है। आप कह सकते हो जो रेगुलेशन है ये इसको काफी लिबरल कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली रीजन क्या है, यू कैन से दैट कि ये एक स्टेप है कैनबिस को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के लिए ये एक स्टेप है जो लीगली सैंक्शन किया गया है। माइनर्स हु विल बी कॉट विथ कैनबिस विल बी रेफर्ड टू अ ट्रिब्यूनल। अगेन इनको जो है इनके लिए केयर प्लान डेवलप किया जाएगा, ट्रीटमेंट डेवलप किया जाएगा और इनको पनिश नहीं किया जाएगा जो भी माइनर्स होंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या माल्टा ओनली कंट्री है, क्योंकि यूरोपियन रीजन में पहला कंट्री है, तो क्या ये ओनली कंट्री है दुनिया भर में जो कैनबिस को अलाउ करते हो? तो देखिए नहीं, कैनबिस को अलाउ करने वाले बाकी और भी कंट्रीज है फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, जैसे कि कनाडा हो गया, जॉर्जिया, मैक्सिको, माल्टा अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, उरुग्वे, साउथ अफ्रीका, एंड इन सब के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 18 ऐसे स्टेट्स है एंड 2 टेरिटरीज, एंड जो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है यहाँ पे कैनबिस को लीगलाइज किया गया है। मोर ओवर जो कैपिटल टेरिटरी रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर भी लीगलाइज किया गया है कैनबिस को फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यस देयर आर अदर कंट्रीज, अदर एग्जांपल्स। ओके, अब देखिए कैनबिस बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कैनबिस है एंड लीगलाइज किया गया है, कुछ कंट्रीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं जैसे इंडिया हो गया, बट कैनबिस है क्या? देखिए कैनबिस जो ये एक साइको एक्टिव ड्रग है, साइको एक्टिव ड्रग, और अगर मैं इसको प्रिसाइजली कहूं तो ये एक साइकोट्रॉपिक ड्रग होता है। साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या है? देखिए जो आपके बिहेवियर को ऑल्टर कर देता है, एंड बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम अ प्लांट कैनबिस सटाइवा। तो आपको ये प्लांट याद रखना है, जो नाम है ये कौन से प्लांट से डिराइव किया जाता है, जो प्लांट का नेम है कैनबिस सटाइवा। नाउ इट इज लिस्टेड एज अ शेड्यूल 1 ड्रग। जो कैनबिस है इसको WHO ने रेकमेंड किया था कि आप इसको शेड्यूल 1 ड्रग में रखिए। एंड शेड्यूल 1 में रखने का क्या मतलब है? देखिए 4 तरह के शेड्यूल होते हैं, जो शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 तक। शेड्यूल 4 में जो ड्रग्स रखे जाते हैं इनको बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ओरिजिनली जो कैनबिस था ये शेड्यूल 4 ड्रग में हुआ करता था, बट देन फिर डिमांड आया एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ WHO इसको जो यूनाइटेड नेशंस का जो नार्कोटिक ड्रग जो डिवीजन है, जो सेंटर है, इन्होंने इसको शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में ट्रांसफर कर दिया। सो ओरिजिनली इसको शेड्यूल 4 में रखा गया था, बट देन नाउ इट इज लिस्टेड इन अ शेड्यूल 1 ड्रग अंडर सिंगल ट्रीटी कन्वेंशन। कैनबिस जो है इसको शेड्यूल 1 ड्रग में रखा गया है। शेड्यूल 1 मतलब क्या है? दिस आर सिग्नेटरीज आर अलाउड टू यूज इट फॉर मेडिकल पर्पस। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेडिकली अगर हम देखें तो कई सारे बेनिफिट्स, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मेडिसिनली हमारे लिए यूजफुल है। तो इसको शेड्यूल 1 में डालने का यही मतलब है कि ऑल टुगेदर एक ब्लैंकेट बैन ना हो एंड जो मेडिसिनल पर्पस है वो सर्व हो हमारा। हाउएवर इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एडिक्टिव ड्रग हैविंग सीरियस रिस्क ऑफ एब्यूज। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो जो NDPS एक्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इस एक्ट के अंडर में आपको जो कैनबिस इसको रेगुलेट किया जाता है। रिसेंटली आपको पता होगा जो आर्यन खान जो ड्रग केस में इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, तो बेसिकली इट वाज अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। फर्दर मोर ये जो एक्ट है ये एक बॉडी एस्टेब्लिश करता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश करता है, दैट इज NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड जो बेसिकली नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड एडिक्टिव सब्सटेंसेस को लेकर डील करते हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए। लास्ट ईयर UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स हैड रिमूव कैनबिस फ्रॉम लिस्ट ऑफ डेंजरस ड्रग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ WHO। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया पहले शेड्यूल 4 में हुआ करता था, अभी इसको शेड्यूल 1 में
कन्वर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड देखिए, यूएन कमीशन अगर डिसाइड कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है जो कंट्रीज है वो वोट करेंगे। एंड इंडिया वाज वन ऑफ दोज कंट्री जिन्होंने इसके फॉर्म में वोट किया था। इंडिया ने कहा था कि यस डेफिनेटली जो कैनबिस है इसको शेड्यूल 1 में डालना चाहिए। कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने अपोज किया था, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन्होंने इस मूव को अपोज किया था। बट हाउएवर जो रिकमेंडेशन है वो पास होता है ऑन WHO का जो रिकमेंडेशन है। फाइनली जो यूएन का कमीशन है ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जो डिवीजन है जो नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर डील करते हैं, इन्होंने कैनबिस को शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में ट्रांसफर कर दिया ना। यहां पर सेम एक्ट से लेकर एक और न्यूज सामने आया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया है। कंट्रोवर्शियल क्यों है आपको ये समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक। एंड बेसिकली ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट भी करके उन्होंने काफी अपोज भी दिखाया रिगार्डिंग दिस एक्ट, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है दिस पर्टिकुलर एक्ट इट डील्स विथ नार्कोटिक सब्सटेंसेस, जो भी एडिक्टिव सब्सटेंस है उनको डील करता है। एंड अभी इस एक्ट को अमेंड किया गया है। रीजन क्या है, क्या यहाँ पे कंट्रोवर्सी है? एंड एक एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हमारे लीगल सिस्टम में जो राइडर्स का प्रोविजन है, राइडर मतलब क्या है, हम एक क्लॉज को राइड करने के लिए दूसरे क्लॉज को दिखाते हैं कि इस क्लॉज का जो मीनिंग है वो XYZ दूसरे क्लॉज में मौजूद है। फिर XYZ आप दूसरे क्लॉज में जाएंगे, वहां पे लिखा होगा कि ये ABC थर्ड क्लॉज से रिलेट करता है। सो ये जो राइडर होता है ना, इसके वजह से कई बार कई सारे कंफ्यूजन हो जाता है। एंड ऐसा एक ब्लंडर हो गया था जब NDPS एक्ट को 2014 में अमेंड किया गया था। एंड इसके चलते एक एक्यूज्ड थे जिन्होंने कोर्ट में ये बताया, त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था 2016 में, एंड कोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो आपका जो एक्ट है उसके अंडर में आप मुझे पनिश नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था जहां पे एक इट वाज ऑल टुगेदर अ ब्लंडर फ्रॉम दी ड्राफ्टिंग साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो 14 में अमेंड हुआ। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये न्यूज है। 2000 बेसिकली इसका थोड़ा सा अच्छा आप आर्टिकल देख लो इंडियन एक्सप्रेस का, जो NDPS एक्ट इसको ड्राफ्ट किया गया, इसको अमेंड किया गया है, इसका जो ड्राफ्टिंग एरर है इसको रेक्टिफाई करने के लिए। अच्छा देखिए क्या होता है कि 2021 बिल अमेंड द NDPS एक्ट 95 एंड इनिशियली इसके लिए जो ऑर्डिनेंस है ये पास किया गया था सितंबर 2021 को। एंड बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इट सीक्स टू रेक्टिफाई अ ड्राफ्टिंग एनोमली which was created by 2014 amendment to the parent legislation। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 85 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था 2014 में। अमेंड क्यों किया गया था, रीजन बहुत ही सिंपल था कि जो नार्कोटिक जो ड्रग है इनको आप ऑल टुगेदर बैन ना करें। मतलब बेसिकली 1985 जो एक्ट ये कहता है कि देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस जहां पे नार्कोटिक ड्रग का पोजेशन, कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो जो अगर आप पकड़े जाते हो ये सब करते हुए तो आपको पनिशमेंट होगी। 2014 में इसी प्रोविजन को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया था। तो लिबरलाइज क्यों किया गया था, ताकि मेडिसिनल पर्पज से आप नार्कोटिक सब्सटेंस को यूज कर सको। सो लिबरलाइज किया गया था। बट वहां पे एक ब्लंडर हो गया था, कुछ ड्राफ्टिंग एनोमली हो गया था। एंड उस ड्राफ्टिंग एनोमली के चलते एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहां पे एक एक्यूज ने इस पे एक सवाल खड़ा कर दिया। सो बेसिकली उसी को रेक्टिफाई करने के लिए 2021 वाला जो अमेंडमेंट बिल है ये लाया जाता है एंड लोकसभा इसको पास भी करते हैं। अब देखिए ओरिजिनल एक्ट क्या है। द एक्ट रेगुलेट्स सर्टेन ऑपरेशन सच एज मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया है, इन सारे जो एक्टिविटीज है इसको रेगुलेट करने के लिए पेरेंट एक्ट को लाया गया था इन 1985। नाउ अंडर द एक्ट financing certain illicit activities such as cultivating cannabis, manufacturing narcotic drugs, harboring person engaged in them is an offense। so definite सी बात है, इन सब एक्टिविटीज में अगर आप इंडल्ज होते हो तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। एंड पर्सन जो भी गिल्टी प्रूव होगा, इसमें जो भी एक्यूज्ड प्रूव होगा, गिल्टी प्रूव होगा, तो उनको 10 साल का सजा हो सकता है, विच में बी एक्सटेंडेबल अप टू 20 ईयर्स, और आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, जो 2 लाख रुपए भी बनाया जा सकता है विद रिटन रीजनेबल ग्राउंड। नाउ
यहाँ पे और भी प्रोविजन रखा गया है जैसे कि प्रॉपर्टी को सीज करना वगैरह, इलिसिट ड्रग नार्कोटिक सब्सटेंस से जो भी प्रॉपर्टी आप अराइज होता है उनको सीज करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी इन सर्टेन केसेस फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स। तो आप देख सकते हो काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एनसीबी है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको भी कंस्टिट्यूट किया जाता है 1986 में अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। एंड एनसीबी अंडर दिस एक्ट रिसेंटली न्यूज में भी रहा है रिगार्डिंग दैट जो शाहरुख खान के जो सन को अरेस्ट किया गया था अंडर दिस एक्ट। तो ये काफी न्यूज में भी रहा है, तो आपको ये एक्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो नया बिल है ये आता क्यों है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। द बिल वुड रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड दिस ईयर टू करेक्ट ड्राफ्टिंग एरर इन 14 अमेंडमेंट टू द एक्ट। पेरेंट एक्ट है उसको अमेंड करने के लिए 2014 में अमेंड हुआ था, ऑलरेडी आपको बताया है मैंने। उस अमेंडमेंट में कुछ ड्राफ्टिंग एनोमलीज आए थे एंड उसी को रेक्टिफाई करने के लिए सितंबर 2021 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था। एंड आपको पता है किसी भी ऑर्डिनेंस को आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हो, तो आपको इसको एक बिल में कन्वर्ट करना, बिल के जरिए पास कराना होता है, एक एक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सो उसी बिल को उसी ऑर्डिनेंस को एक बिल के जरिए प्रोमलगेट जो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। ना बिफोर 2014 अमेंडमेंट क्या हुआ था, देखिए जो क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 2 कंटेंट सब क्लॉज 1 to 5 बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। यहाँ पे इतने सारे राइडर्स है ना, कई सारे ऐसे मैंने देखा है वीडियोस यूट्यूब में एंड कई सारे आर्टिकल्स, काफी कंफ्यूजिंग है। मैं आपको सिंपल से बताता हूं बेसिकली क्या हुआ। देखिए जो सेक्शन 27 है इसमें कुछ पिनल प्रोविजन रखा गया है। 27 के अंडर में जो पिनल प्रोविजन है ये आपको मिल जाएगा इसके अंडर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, 27A के अंडर में जो सब क्लॉज 1 to 5 है ऑफ क्लॉज 8A, यहाँ पे कुछ पनिशमेंट रखा गया है। बेसिकली क्लॉज 8A इट डील्स विथ पनिशमेंट एंड इट कम्स अंडर सेक्शन 27। आप सिंपली इसको समझिए। ऑर्डिनेंस जो है ये पेनल्टी वाले सेक्शन को अमेंड करना चाहता है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 27A का जो क्लॉज 8A है यहां पे कुछ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर ऑफेंडर्स। अब इसको ऑर्डिनेंस के जरिए यानी कि अभी रिसेंट बिल के जरिए इसको अमेंड किया जा रहा है। रीजन क्या है अमेंड करने का, देखिए सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है। द प्रोविजन रीड्स that whoever indulges in financing directly or indirectly any of the activities specified under subclause 1 to 5 of clause 8A of section 2 or harbors any person engaged in any of the aforementioned activities। so basically यहाँ पे कुछ punishment prescribe किया जा रहा है under section 27। he shall be punishable with rigorous imprisonment, वही 10 साल extendable up to 20 years and with a penalty of 1 lakh fine। now basically problem क्या है यहाँ पे, जो text of the provision that offenses mentioned under section 28A subclause 1 to 5 are punishable through section 27A। लेकिन हुआ क्या, जो section 2 इसमें जो subclause 8A है यहाँ पे कुछ कैटलॉग दिया गया है जो बेसिकली जो ऑफेंसेस है उनको डिस्क्राइब करता है, पनिशेबल ऑफेंसेस को। 2014 में क्या हुआ है कि जो सेक्शन 27 है इसको अमेंड किया गया था। अमेंड करके जो 8A के ऑफेंसेस थे उसको 8B में ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना। जो ऑफेंसेस है 8A से 8B में ट्रांसफर किया गया। रीजन क्या था, ताकि 8A में जो भी मेडिसिनल पर्पज से यूज किए जाने वाले ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको लिबरलाइज किया जाए ताकि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो सके। 8A में जो भी ऑफेंसेस थे उनको 8B में ट्रांसफर किया गया था। एंड ये किसके अंडर में आता है, ये आता है सेक्शन 27A के अंडर में। बट वहां पे सेक्शन 27 को अमेंड नहीं किया गया। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसके चलते सेक्शन 27 इट स्टिल रीड्स कि जो भी ऑफेंसेस है वो सेक्शन 8A के अंडर में आएगा। बट आपने तो 8A का ऑफेंसेस को 8B में ट्रांसफर कर दिया था,
अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब त्रिपुरा हाईकोर्ट के पास एक केस आता है, केस आने के बाद यहाँ पे जो एक्यूज्ड है ये कहते हैं कि देखिए सेक्शन 27A में जो ऑफेंसेस है 8A ये तो ब्लैंक लिस्ट है, क्योंकि अमेंडमेंट के जरिए इसको 8B में ट्रांसफर कर दिया था, बट सेक्शन 27 को अमेंड किया नहीं था। तो जो एक्यूज्ड इन्होंने कहा कि आपके पास 8A में तो एक ब्लैंक लिस्ट है, तो आप एक ब्लैंक लिस्ट के लिए मुझे किस तरह से चार्जेस लगा सकते हो। तो एनोमली जो है वो वहां पे आया। बेसिकली ये एक बहुत ही सिली लेवल का एक ड्राफ्टिंग एरर था, जहां पे ऑफेंसेस को दूसरे एक क्लॉज में डाल दिया गया था, बट ओवरऑल जो सेक्शन है वहां पे ये मेंशन नहीं किया गया था, इसको बताया नहीं गया था। सो बेसिकली जो एक्यूज्ड है, अगेन आप इसको समझिए, जो एक्यूज्ड है इन्होंने कहा कि आप मुझे सेक्शन 27A, सेक्शन 27A के अंडर में जो सब क्लॉज 8A है, आप मुझे इस क्लॉज के अंडर में पनिश करना चाहते हो, बट ये क्लॉज तो ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों हुआ? क्योंकि 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया था, इन पनिशमेंट्स को तो सेक्शन 8B में डाल दिया गया था, सब क्लॉज 8B में डाल दिया गया था। सो यहां पे त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस एनोमली को पकड़ा एंड इन्होंने बेसिकली सेंटर को डायरेक्ट किया था कि आप इसको ठीक करें। अब यहां पे उसी को रेक्टिफाई करने के लिए इस बिल को लाया गया है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कंसर्न क्या है, ऑपोजिशन को किस बात से प्रॉब्लम है इसमें? देखिए जो नया प्रोविजन है, इट इज गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2014, जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स अ क्रिमिनल प्रोविजन इज गिवन विच विल नॉट होल्ड अ गुड लॉ। मीनिंग क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल से आप इसको समझिए। आपका जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ये क्या कहता है, आपको किन ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा? आपको उन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगा जो ऑलरेडी जो अंडर जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उन लॉज को अगर आप ब्रीच करते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। दैट इज व्हाट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सेज। आपको रेट्रोस्पेक्टिवली पनिश नहीं किया जा सकता है। नाउ ये जो लॉ है, जो बिल है, ये बेसिकली इट tries to give effect to something which is retrospective, since इसका जो इफेक्ट है वो 1 मई 2014 ऑर्डिनेंस से पहले जो हुआ था तब से इसको माना जाएगा। सो रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इफेक्ट में लाया जाएगा, बट विच गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली आप इफेक्ट में ला सको। सो बेसिकली यहाँ पर यही मुद्दा है ऑपोजिशन का, जो जो वॉकआउट है ऑपोजिशन, जो इसको नाखुश जो है इस बिल को लेकर। हालांकि सेंटर ने कहा है कि जो गवर्नमेंट, इन्होंने कहा है कि हमने सॉलिसिटर जनरल से डिस्कस किया है, एंड क्योंकि ये एक करेक्टिव प्रोविजन है, सब्सटेंटिव नहीं है, तो इसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में ला सकते हैं। वेल दैट इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ डिबेट। हो सकता है कि केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट ला सकते हैं, देन वहां से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ जो बिल है, इसका मेन पर्पज है एक रेक्टिफिकेशन। जो 2014 में एक ब्लंडर हो गया था, एक एनोमली आ गया था, ड्राफ्टिंग एरर आ गया था, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली रेक्टिफाई करने की कोशिश है। यही है इस बिल का ओवरऑल एनालिसिस, जो अभी काफी हीटेड डिबेट चला है इसको लेकर। आई होप ये आपको आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगेन दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।